डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी डिटेल से पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम कहते हैं कि वैलेंस शेल से किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चूंकि इसके बिल्कुल अपोजिट है, सो इस केस में हमारे पास जो डेफिनेशन होगी बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। अब हम कहेंगे कि किसी भी गैशियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom to form an ion। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये पूरे डेफिनेशन को अच्छी तरह समराइज करती है। ये हमारे पास कोई भी गैशियस आइसोलेटेड एटम है, इनके एटॉमिक स्टेट में है हमारे पास, और इस पे हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन किस तरह ऐड होगा? हमारे पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव फोर्स यानी कि प्रोटॉन्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। बहरहाल जितना वैलेंस शेल ज़्यादा फिल होगा, या हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त ऐड हो सकता है आसानी के साथ जब प्रोटॉन्स में ये जो हमारे न्यूक्लियस में मौजूद है जितना पावर से उसको अट्रैक्ट कर सकता है। सो जब भी दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन होती है, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से दो चीज़ें एक दूसरे के करीब आती हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सिस्टम जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है। सो हमारे पास चूँकि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बैलेंस थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, सो क्लोरीन के वैलेंस शेल में बल्कि टोटल हम कहेंगे कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और बाहर जो है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसका वैलेंस शेल ड्रा करें इसके थर्ड शेल में, बाकी अंदर के शेल जो है वो इसके कम्प्लीटली फिल्ड है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट शेल में जो है इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो कि इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि अंदर के जो 17 प्रोटॉन है उनकी काफ़ी पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। सो जब इनको कोई भी आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है किसी भी मेटल से, सो इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं अपने वैलेंस शेल में। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो होता क्या है कि पहले अंदर है टोटल 17 प्रोटॉन और बाहर हमारे पास है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी बाहर से आएगा, सो अब हमारे पास ये बैलेंस या जो न्यूट्रल एटम था वो अपनी न्यूट्रलिटी को खो देगा, क्योंकि अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ होल, जो पहले ये फोर्सेस जो है या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहे थे, हमारे पास ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेलप हो जाएगा। हमारे पास नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा और एक एनाइन बन जाएगा। और साथ में चूँकि ये स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है, सो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी, यानी कि ये हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो इसका यूनिट जो है वो है किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी को हम कहते थे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें हमारे पास उसके नतीजे में बन जाएगा एक यूनी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह अगर उस एटम में या आयन में मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सलाहियत है तो वो उसकी कहलाएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
So electron affinity corresponding to the addition of one electron to the outermost shell of an atom is called first electron affinity. और इस तरह अगर हमारे पास जो इसके नतीजे में कोई भी एनाइन बनता है, उस एनाइन में अगर हम फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, सो एज अ रिजल्ट एक डाईवेलेंट नेगेटिव चार्ज रखने वाला हमारे पास एनाइन बनेगा और फर्दर एनर्जी रिलीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो कंडीशन को देखना होगा. सो द एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू एन एनाइन इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यानी पहला हमेशा न्यूट्रल एटम में होगा और दूसरी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा एनाइन में होगी. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू उसकी होती है, जबकि सेकंड जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, सो उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. सो जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप लोग जानते होंगे कि हम जो है वो पॉजिटिव का साइन लगा सकते हैं, यानी कि एनर्जी इस प्रोसेस में जो है रिलीज हो रही है. ओके, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अब वो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अब आप उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव आयन में, अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो है आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसकी रीज़न या इसकी वजह ये है कि जब एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर चुके हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन जो है उसके दरमियान रिपल्जन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. सो इस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. So because energy has to be supplied to overcome the electrostatic force of the repulsion felt by the second electron, hence the energy has to be supplied for its addition. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी कोई अच्छी सी एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास ऑक्सीजन आता है. इसमें ऑक्सीजन जो है फर्स्ट केस में अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें इसके न्यूट्रल एटम में, सो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास बनेगा नेगेटिव आयन, यूनी नेगेटिव आयन बनेगा और एनर्जी जो कि रिलीज होगी इस प्रोसेस में. पॉजिटिव का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है 140.9 किलो जॉल पर मोल. ओके, अब हमारे पास सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें ये नेगेटिव आयन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है. अब हम उसमें फर्दर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे और जो है पहले यूनी था, अब डाई नेगेटिव चार्ज रखने वाला एनाइन हमारे पास बनेगा और अब जो है इसमें एनर्जी जो है रिलीज होने के बजाय एनर्जी आपको उल्टा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से इसको शो करेंगे. इट मीन्स कि इतनी एनर्जी जो है वो सिस्टम में आपको ऐड करनी पड़ेगी. ओके, सो ये है 842.9 किलो जॉल पर मोल. As 702 kilojoule of energy is required to add an extra electron to the oxygen, या जो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव आयन था, so as to convert it to the divalent negative ion. अच्छा, फैक्टर्स इसके बिल्कुल सेम है जो कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे. फर्स्ट फैक्टर है इसका नंबर ऑफ शेल और एटॉमिक साइज. जैसे जैसे हम एक पीरियड में बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम. जितने शेल्स जो हैं ज़्यादा होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी. मोर द नंबर ऑफ शेल, मोर द एटॉमिक साइज एंड लेसर इज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड एंड लेसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो इट मीन्स क्लियर, इस बात का मतलब ये है
कि जितना हमारे प्रोटॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी जितने शेल ज़्यादा होंगे दरमियान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, साइज़ बड़ा होगा, सो अट्रैक्शन कम होती जाएगी और उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिड्यूस होती जाएगी। ये इफेक्ट हम ग्रुप में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड एंड हेंस मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जितना हमारे पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ती जाएगी। दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी, सो उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये सारे इफेक्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सेम है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका सेम रोल है जो कि हमने शेल में डिस्कस किया था, कि जितना जैसे कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे और ये सारे इनर शेल्स जो है वो फिल्ड होते हैं। चूंकि ये फिल्ड होते हैं सो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो दरमियानी स्क्रीन्स यानी ये पर्दे जो मौजूद हैं या जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इनकी रिपल्जन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। So more the number of electron in the inner shells, greater is the screening effect and hence lesser the force of attraction of the nucleus for the electron to be added. जितना screening effect ज़्यादा होगा, जो हमारे पास inner shells हैं, filled inner shells, उनकी वजह से जो electron affinity की value decrease हो जाएगी। Okay, next है electronic configuration। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका फैक्टर है। इसमें क्या रोल होता है कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर मोर स्टेबल एंड हेंस सच एटम हैव नो नीड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हैव ऑलमोस्ट जीरो आर हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। यानी हमारे पास कोई भी एक ऐसा एटम है जिसका वैलेंस शेल जिसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ओके, इसके ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल एस की अगर हम बात करें या पी की बात करें, कोई भी हो सकता है उसका एक्सटर्नल जिस ब्लॉक से वो बिलोंग करेगा, अगर तो वो हाफ फिल्ड है, ओके, ये वन केस, या अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है, इन दोनों केसेस में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, यानी कि ये अट्रैक्शन या एफिनिटी नहीं शो करता एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस तरह के जो हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन वाले एटम्स हैं और जिनका कंप्लीटली फिल्ड कन्फिगुरेशन होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव, यानी कि बहुत ही ना होने के बराबर होती है। अब इसकी मिसाल हमारे पास है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जो कि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो NS2 होती है। एस हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है और वो हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। सो फर्दर अब इसका अगर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जाहिर बात है उसको पी में जाना होगा, जो कि हायर एनर्जी लेवल का शेल है। इस वजह से ज़्यादा स्टेबल कन्फिगुरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, इसी तरह अगर मैं आपको इसमें मिसाल दूँ, सेकंड जो हमने पढ़ा है कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। सो हाफ फिल्ड में हमारे पास जो है नाइट्रोजन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। सो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है अगर हम लिखें 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, सो हम ये देखें P हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, यानी कि हाफ फिल्ड है। सो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि ना होने के बराबर है, क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन रखता है।
नेक्स्ट फैक्टर्स जो हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो है रिड्यूसिंग पावर। जितनी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं रिड्यूसिंग पावर किन की ज़्यादा होती है, मेटल्स की ज़्यादा होती है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखेंगे तो ऑब्वियसली उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्योंकि उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। सेकंड है मेटालिक कैरेक्टर भी, हमारे पास ये जो नेक्स्ट फैक्टर है वो भी रिड्यूसिंग पावर से ही रिलेटेड है, यानी कि मेटल्स जिनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। किस तरह कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस तरह बढ़ते हैं, ये हमारे पास एक पीरियड में बढ़ रहे होते हैं। और पीरियड में होता क्या है कि जो सेम शेल होता है, लास्ट शेल जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, उसका वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एलिमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा, लेकिन उसी शेल में। फिर तीसरे एलिमेंट की तरफ जब हम जाएंगे तो उसी शेल में एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा, यानी सक्सेसिवली जैसे जैसे पीरियड में हम जाते जाएंगे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उसी पीरियड उसी शेल में बढ़ते जाते हैं। साथ साथ न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से। तो यहाँ तक हमारे फैक्टर्स डिस्कस हो गए हैं। अब ज़रा इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड भी हमने थोड़ा थोड़ा साथ में ब्रीफ कर लिया है, और ये पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल सेम है जो कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था। तो वेरिएशन इन ग्रुप्स, ग्रुप में इसका क्या असर होता है, जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम जाएंगे हमारे पास जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा होता है। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है। ये तीन चीज़ें जो है वो डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ती हैं। ओके, सो हमने ये डिस्कस किए हैं ऊपर सारे इफेक्ट के साइज बढ़ने से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। लेकिन हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों इफेक्ट, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज, इनका इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज पर, और एज अ रिजल्ट डाउन द ग्रुप हम जैसे नीचे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। रीज़न बिल्कुल ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से जो है डिस्टेंस बढ़ रहा होता है, सो अट्रैक्टिव पावर जो है वो कम हो रही होती है। ये नेक्स्ट आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो। और पीरियड में इसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल रिवर्स है। पीरियड में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं सक्सेसिवली। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये जो हमारे पास सेकंड पीरियड है लिथियम का, लिथियम से हम शुरुआत करते हैं। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, फिर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बोरॉन में भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं हर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, वो सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं, और अट्रैक्टिव पावर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, बेरिलियम की तो बिल्कुल ज़ीरो है, और फिर जैसे जैसे फ्लोरीन की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो हमारे पास ये जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 ए और ग्रुप 7 ए है, ठीक है। इनका अब हम इसमें आपको एक एक्सेप्शनल रूल नज़र आएगा। एक्सेप्शनल रूल क्या है इनका,
कि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पूरे पीरियड का, सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है और इससे नीचे आने वाला जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। हालांकि हमने ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ा था, हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की कम होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ कंट्रास्ट नजर आएगा कि 332 और 348 क्लोरीन की ज़्यादा हो गई है, अब ब्रोमीन की फिर से कम हो गई है, आयोडीन की उससे कम और एस्टाटीन की उससे कम। यही ट्रेंड आपको ऑक्सीजन की फैमिली में भी नजर आएगा कि 140 है ऑक्सीजन, सल्फर पे 200 हो गया, ज्यादा हो गया है, और सीलिनियम फिर से कम और नेक्स्ट आने वाले उससे कम। नाइट्रोजन फैमिली में भी आपको यही ट्रेंड नजर आएगा। तो इसका रीजन क्या है, यानी कि ग्रुप में जो हमने ऊपर पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते जाते हैं, खासकर हमारे पास जो सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड, सिर्फ इसकी बात हम करेंगे। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि सेकंड पीरियड जो हमारे पास होता है जिसमें कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं, खासकर ग्रुप 5 में, 6 में, 7 में। ग्रुप 5 में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 में 7 होंगे। सो 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हैं ग्रुप सॉरी शेल, सेकंड शेल के लिहाज से। सेकंड शेल हमारे पास काफ़ी छोटा होता है, उसमें जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाती है। इस वजह से बाहर से जब हम एक इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट न्यूक्लियस ज़रूर उसको करेगा, लेकिन चूंकि ऑलरेडी क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है साइज छोटा होने की वजह से, सो उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़रा कम हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोरीन है, ओके, और इसको हम नीचे वाले क्लोरीन से डिस्कस करते हैं। सो क्लोरीन में अब हमारे पास है 3 शेल, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ही की तरह। लेकिन अब देखें ये यहाँ पे शेल का साइज थोड़ा, थर्ड शेल न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्जन है जो इस शेल में ऑलरेडी मौजूद है वो काफी मिनिमाइज हो गई है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी जगह मौजूद है कि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करें। न्यूक्लियस हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर चार्ज है क्लोरीन में वो भी अचानक से ज़्यादा हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन हो रही है वो भी मिनिमाइज हो जाती है। सो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर हमारे पास जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत जो हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। सो ये एक एक्सेप्शन रूल है हमारे पास ग्रुप में। नेक्स्ट पीरियड के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। पीरियड का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि पीरियड में हमारे पास सेम शेल में जो है इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली ऐड हो रहे होते हैं। सो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस कम हो रहा होता है क्योंकि सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज होने से अट्रैक्टिव पावर इंक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास राइट टू लेफ्ट जब हम जाएंगे पीरियड में इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, साइज डिक्रीज होने से, ओके, और सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे भी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन हमें दो ग्रुप्स में नजर आएगी, यानी कि वो सेम ही पीरियड की बात हो रही है। ग्रुप 2 में अगर आप देखें और इसके अलावा ग्रुप 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 2A में, इसके अलावा ग्रुप 5A में और ग्रुप 8A में, इनमें आपको ये इफेक्ट जो है वो एक्सेप्शनल रूल नजर आएगा। ग्रुप 2A में क्या है, ग्रुप 2A में हमारे पास है जी बेरिलियम। इस तरह मैग्नीशियम भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बेरिलियम जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। और हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल कन्फिगुरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इस वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसमें बहुत कम होती है, यानी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये स्टेबल है। इस तरह अगर हम नाइट्रोजन को डिस्कस करें, नाइट्रोजन का भी मैंने आपको बताया था कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में मौजूद है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब पी में मौजूद है तो ये है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी।
हाफ फिल्ड होने की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि हमारे पास ग्रुप 5 का मेंबर है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की बात करें, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, चाहे हीलियम है, चाहे नियॉन है, आर्गान वगैरह, वो बिल्कुल फिल्ड होते हैं। जैसे कि हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2 है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एस इसका बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड है। सो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बेरिलियम 0 है हमारे पास, नाइट्रोजन 0 है, इसके अलावा ये जो जितने भी 0 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सारे भी 0 हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनकी वैल्यू भी बताई गई है, और ट्रेंड में जितना मतलब इसकी वैल्यू जितना ये ग्राफ में जो ग्रुप जितना हाई है, या जो बॉक्स आपको जितना हाई नज़र आ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही हाई है, और जो जितना लोअर लेवल पे है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास हाईएस्ट है। ओके, फिर इसी तरह ये फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, और सारे अपनी अपनी वैल्यू के मुताबिक अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।